नमस्कार और द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम में से कई लोगों के मन में तो होता है, पर शायद हम उस पर खुलकर बात करने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। ये विषय है रिटायरमेंट की तैयारी का, लेकिन एक अलग नज़रिए से। देखिए, आमतौर पर हम सब यही सोचते हैं, और शायद हमारे माँ बाप ने भी यही सोचा था कि बच्चे बड़े होकर बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। और ये सोच अपनी जगह बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। ये एक उम्मीद रही है जो हमारे समाज की नींव में है। पर आज की जो हकीकत है वो थोड़ी बदल गई है। बच्चों की नौकरियां उन्हें दूसरे शहरों या कभी-कभी दूसरे देशों में ले जाती हैं। उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी एक जिंदगी है। तो आज का बड़ा सवाल ये है कि अगर कल को बच्चों से वो आर्थिक या भावनात्मक सहारा ना मिल पा रहे जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं, तो क्या फिर भी एक आत्मसम्मान से भरी, एक आत्मनिर्भर रिटायरमेंट की जिंदगी जीना मुमकिन है? इंडिपेंडेंट रिटायरमेंट, अ स्ट्रैटेजी फॉर सेल्फ रिलायंट सीनियर लिविंग नाम की एक किताब के कुछ अहम हिस्सों पर आधारित है। और देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी पर दोष मढ़ना या किसी को निराश करना बिल्कुल नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि हम बिना किसी कड़वाहट के बहुत ही व्यावहारिक और शांत मन से इस सच्चाई को समझें और इसके लिए खुद को तैयार करें। ये जिम्मेदार होने की बात है, मजबूत होने की बात है। चलिए तो फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। और शायद सबसे पहला और सबसे मुश्किल कदम है भावनात्मक सच्चाई को स्वीकार करना। जैसा कि हमारे स्रोत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, प्लानिंग उम्मीद पर नहीं होती, प्लानिंग हकीकत पर होती है। ये सुनने में थोड़ा सख्त लग सकता है। हाँ, लग सकता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये बच्चों की गलती नहीं है, ये समय का बदलाव है। पहले संयुक्त परिवार होते थे, एक मजबूत ढांचा था। आज वो ढांचा बदल रहा है, महंगाई पहले से कहीं ज्यादा है, और रिश्तों की डायनामिक्स भी बदल गई हैं। आज के युवा खुद ही इतने आर्थिक दबाव में है कि कभी-कभी चाहकर भी वो उस तरह से मदद नहीं कर पाते जैसा शायद वो करना चाहते हों। मतलब ये कि इसे व्यक्तिगत तौर पर ना लेकर एक सामाजिक बदलाव की तरह देखना चाहिए। बिल्कुल। पहला कदम यही है कि अपनी आर्थिक योजना को इस उम्मीद पर आधारित ना करें कि कोई और देखभाल करेगा। हाँ, जब आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हैं ना, तो आप असल में अपने बच्चों को भी एक बहुत बड़े बोझ से आजाद कर रहे होते हैं। ये उनके लिए भी एक तोहफा है। ये सोच आपको निर्भरता के एहसास से निकालकर आत्मनिर्भरता की शक्ति देती है। और जब हम कहते हैं कि सुरक्षा अपने हाथों में, तो इसका सबसे पहला और मजबूत स्तंभ तो आर्थिक स्वतंत्रता ही होगी। सही कहा। क्योंकि बिना पैसों के कोई भी दूसरी योजना सिर्फ कागज पर ही रह जाती है। सही कहा। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो। इसका मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद आपके पास एक नियमित आय का ऐसा स्रोत हो जिस पर आप भरोसा कर सकें। स्रोत में इसे जांचने के लिए 4 सवाल दिए गए जो हर किसी को खुद से पूछने चाहिए। अच्छा, और वो 4 सवाल क्या हैं? पहला, क्या आपके पास कोई पेंशन, एन्युइटी या किराए जैसी कोई नियमित आय है जो हर महीने आएगी ही आएगी? दूसरा, क्या आपने अपने महीने के सभी छोटे बड़े खर्चों का बिना किसी अंदाजे के सही हिसाब लगाया है? तीसरा, क्या आपने एक इमरजेंसी फंड बनाया है जो आपकी रोजमर्रा की बचत से बिल्कुल अलग रखा हो? और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, क्या आपने आने वाले मेडिकल खर्चों के लिए कोई ठोस योजना बनाई है? यहाँ एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये है कि ये चारों सवाल सिर्फ पैसे के नहीं है, ये असल में मानसिक शांति के सवाल हैं, है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। जब किसी को पता होता है कि इन चारों सवालों के जवाब हाँ में है, तो वो भावनात्मक रूप से भी ज्यादा मजबूत महसूस करता है। उसे किसी के आगे हाथ फैलाने का डर नहीं होता। और एक गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। रिटायरमेंट का मतलब आय का बंद होना नहीं होता। इसका मतलब होता है आय के तरीके का बदलना। पहले आप नौकरी से कमा रहे थे, अब आपकी बचत और निवेश आपके लिए कमाएंगे। चलिए खर्चों की बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक आम धारणा तो यही है कि रिटायरमेंट के बाद जिम्मेदारियां कम होती हैं तो खर्चे भी कम हो जाएंगे, लेकिन हमारे स्रोत कुछ और ही कहानी बताते हैं। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें कई लोग फंस जाते हैं। सच तो ये है कि कुछ खर्चे कम होते हैं, जैसे ऑफिस आने जाने का खर्च, लेकिन कई खर्चे बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ा खर्च होता है स्वास्थ्य पर। उम्र के साथ दवाइयाँ और डॉक्टर के चक्कर बढ़ते ही हैं। इसके अलावा घर का रखरखाव, बिजली, पानी के बिल, ये सब वैसे ही रहते हैं। इस स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। एक सज्जन थे जिन्होंने अपनी सारी बचत एक बड़े से घर में लगा दी। उन्हें लगा ये एक निवेश है, पर रिटायरमेंट के बाद उसी घर का रख रखाव और बिजली का बिल उनकी आधी पेंशन खा जाता था।
उनका घर ही उनकी आर्थिक आजादी में सबसे बड़ी रुकावट बन गया। तो फिर सही तरीका क्या है? खर्चों का सही अंदाजा कैसे लगाया जाए? अंदाजा लगाना ही नहीं, हिसाब लगाना है। एक डायरी या एक्सेल शीट पर बैठकर सब कुछ लिखना होगा। घर का राशन, बिल, दवाइयों का अनुमानित खर्च, आने जाने का खर्च, सामाजिक मेलजोल का खर्च। और इन सब में सबसे जरूरी चीज जोड़नी होगी महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। आज जो चीज 100 रुपए की है वो 10 साल बाद शायद 200 रुपए की होगी। आपकी प्लानिंग में इस बढ़ती महंगाई का हिसाब होना चाहिए। जब आंकड़े साफ होते हैं तभी योजना मजबूत बनती है। और आपने स्वास्थ्य के खर्चों की बात की, जो शायद सबसे अप्रत्याशित होते हैं। स्रोत में एक लाइन है जो मुझे याद रह गई, हेल्थ प्लानिंग इज इंडिपेंडेंस प्लानिंग। मतलब स्वास्थ्य की योजना ही आजादी की योजना है। बिल्कुल, क्योंकि एक अस्पताल का बिल आपकी सालों की बचत को खत्म कर सकता है। यह आपको आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर बना सकता है, और यही वो स्थिति है जिससे हम सब बचना चाहते हैं। इसलिए स्वास्थ्य की योजना सिर्फ एक विकल्प नहीं है, ये अनिवार्य है। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस की बात तो समझ आती है, पर कई लोग सोचते हैं कि 60 की उम्र के बाद प्रीमियम बहुत ज्यादा हो जाता है और शायद उतना फायदा ना मिले। क्या स्रोत इस दुविधा के बारे में कुछ कहता है? यह एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। स्रोत कहता है कि इसे खर्च की तरह नहीं, निवेश की तरह देखें। हाँ, प्रीमियम ज्यादा होगा, लेकिन अस्पताल के बिल से तो बहुत कम होगा। यहाँ 3 चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। 1, आपके पास एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास कोई पुरानी पॉलिसी है तो उसकी समीक्षा करें, क्या उसका कवर आज की महंगाई के हिसाब से काफी है। और तीसरा, एक क्रिटिकल इलनेस कवर लेने पर गंभीरता से विचार करें। ये क्रिटिकल इलनेस कवर, ये सामान्य हेल्थ इंश्योरेंस से अलग कैसे? कई लोगों को इसका फर्क नहीं पता होता। लेकिन क्रिटिकल इलनेस कवर एक अलग तरह की सुरक्षा है। अगर किसी को कैंसर, हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी कोई बड़ी गंभीर बीमारी होती है तो ये पॉलिसी आपको एक मुश्त रकम दे देती है जो पहले से तय होती है। इस पैसे को आप इलाज के अलावा किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे घर में बदलाव करवाना, किसी नर्स को रखना या इनकम के नुकसान की भरपाई करना। ये आपकी आज़ादी को एक दोहरी सुरक्षा देता है। तो आर्थिक और स्वास्थ्य की योजना तो हो गई, लेकिन जिंदगी सिर्फ पैसों और सेहत से तो नहीं चलती। हमारे स्रोत में कानूनी और भावनात्मक पहलुओं पर भी बहुत जोर दिया गया है। हाँ, क्योंकि अगर बच्चे साथ नहीं रहते तो कानूनी स्पष्टता और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। ये भविष्य के कई विवादों और परेशानियों को टाल सकती है। इसमें मुख्य रूप से 3 बातें हैं: अपनी वसीयत यानी विल बनवाना और उसे अपडेटेड रखना, अपने सभी बैंक खातों और निवेशों में नॉमिनी का नाम साफ-साफ लिखवाना, और अपनी प्रॉपर्टी के दस्तावेजों को बिल्कुल व्यवस्थित रखना। लेकिन कई भारतीय परिवारों में वसीयत की बात करना आज भी बहुत असहज माना जाता है। इसे अक्सर रिश्तों में अविश्वास की तरह देखा जाता है कि आप पहले से ही बंटवारे की बात कर रहे हैं। इस भावनात्मक बाधा को कैसे पार किया जाए? ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है। स्रोत हमें अपना नजरिया बदलने को कहता है। वसीयत बनवाना अविश्वास का संकेत नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी और प्यार का सबसे बड़ा सबूत है। आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपके जाने के बाद आपके परिवार में कोई झगड़ा न हो, किसी को अदालत के चक्कर न काटने पड़े। ये भविष्य में होने वाली कड़वाहट को आज ही खत्म करने का एक तरीका है। ये आपके परिवार को एक आखिरी तोहफा है। ये तो बहुत ही गहरा दृष्टिकोण है। चलिए, अब भावनात्मक सुरक्षा पर आते हैं। आर्थिक रूप से आजाद होने के बाद भी अकेलेपन का एहसास तो हो सकता है, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। पैसा आपकी जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन अकेलेपन दूर नहीं कर सकता। इसीलिए स्रोत कहता है कि अपने परिवार के अलावा एक बाहरी सपोर्ट नेटवर्क बनाना भी उतना ही जरूरी निवेश है जितना कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। जब आप सपोर्ट नेटवर्क कहती हैं तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों का एक मजबूत दायरा, कोई हॉबी क्लास या ग्रुप, कोई सीनियर सिटीजन क्लब या कोई सामाजिक संस्था जिससे आप जुड़ सकें। एक ऐसा नेटवर्क जहां आप लोगों से मिलें, बात करें, अपनी खुशियां और परेशानियां बांट सकें। ये आपको व्यस्त और जुड़ा हुआ महसूस कराएगा, जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। तो आप कह रही हैं कि हमें अपने रिटायरमेंट बजट में सोशल वेलनेस के लिए भी एक हिस्सा रखना चाहिए, जैसे किसी क्लब की मेंबरशिप या कहीं आने जाने का खर्च। बिल्कुल। स्रोत इसे शौक नहीं, निवेश कहता है। जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस में निवेश करते हैं, वैसे ही अपने सामाजिक जीवन में भी निवेश करें।
क्योंकि अकेलापन धीरे धीरे आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालने लगता है। एक मजबूत सामाजिक दायरा आपकी उम्र बढ़ा सकता है और आपके जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बना सकता है। ये सारी प्लानिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जिंदगी हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती। श्रोत कुछ ऐसे सवालों पर भी बात करता है जो शायद सुनने में असहज लगें पर बहुत जरूरी हैं। हाँ, ये व्हाट इफ वाले सवाल हैं, यानी अगर ऐसा हुआ तो क्या। जैसे अगर जीवन साथी में से कोई एक नहीं रहा तो आर्थिक व्यवस्था क्या होगी? अगर उम्र के साथ चलने फिरने में दिक्कत हुई तो घर में क्या बदलाव करने पड़ेंगे? अगर देखभाल के लिए किसी की जरूरत पड़ी तो उसका खर्च कहाँ से आएगा? ये सवाल तो वाकई डराने वाले लग सकते हैं। इनका मकसद डराना नहीं बल्कि तैयार करना है। जब आपके पास इन सवालों के जवाब पहले से सोचे हुए होते हैं तो आप किसी भी मुश्किल का सामना ज्यादा हिम्मत और शांति से कर पाते हैं। यहाँ मानसिकता को समझना सबसे जरूरी है। बच्चों से मदद मिलना एक आशीर्वाद है, एक बोनस है, लेकिन अपना भविष्य पूरी तरह से उनके फैसलों या उनकी परिस्थितियों पर निर्भर कर देना एक बहुत बड़ा जोखिम है। तो सही सोच क्या होनी चाहिए? सही सोच ये है कि अगर मेरे बच्चों ने मेरा साथ दिया तो ये बहुत खुशी की बात होगी और मैं उनकी आभारी रहूंगी। लेकिन अगर किसी भी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए तब भी मेरी जिंदगी सुरक्षित और सम्मान के साथ चलती रहनी चाहिए। जब आप इस सोच के साथ प्लानिंग करते हैं तो आप किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहते हैं। यही स्मार्ट रिटायरमेंट प्लानिंग का सार है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समझना चाहें तो इसके कुछ सुनहरे नियम क्या होंगे? हाँ, हम इसे 5 मुख्य स्तंभों में बांट सकते हैं। पहला, अपनी आय का एक स्थायी और भरोसेमंद सिस्टम बनाएं जो सिर्फ सैलरी पर निर्भर न हो। दूसरा, एक इमरजेंसी फंड हमेशा अलग रखें जिसे आप सिर्फ और सिर्फ आपात स्थिति में ही छुएंगे। तीसरा, हेल्थ इंश्योरेंस और क्रिटिकल इलनेस कवर को अपनी आज़ादी का निवेश समझें, खर्च नहीं। चौथा, अपने कानूनी दस्तावेज, वसीयत, नॉमिनेशन हमेशा साफ और अपडेटेड रखें। और पांचवां, परिवार के अलावा एक मजबूत सामाजिक दायरा, एक सपोर्ट नेटवर्क जरूर बनाएं और उसमें समय और ऊर्जा का निवेश करें। तो आज की हमारी बातचीत का अंतिम संदेश यही है, अगर बच्चे सहारा देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ये एक आशीर्वाद है। लेकिन अगर किसी भी कारण से वे ऐसा नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लाचार हैं। आप तैयार हो सकते हैं, आप मजबूत हो सकते हैं। रिटायरमेंट का समय निर्भरता का नहीं बल्कि सम्मान और स्वतंत्रता का होना चाहिए। और याद रखिए, इस तरह की योजना बनाने का मतलब निराशावादी होना नहीं है, इसका मतलब जिम्मेदार होना है। ये खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। जाते जाते मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। आज हमने आर्थिक, कानूनी और स्वास्थ्य सुरक्षा की बात की। ये सब बहुत जरूरी हैं, लेकिन इनसे एक कदम आगे बढ़कर सोचिए, एक खुशहाल और संपूर्ण स्वतंत्र रिटायरमेंट आपके लिए कैसा दिखता है? ऐसी कौन सी रुचियां, शौक या सामाजिक गतिविधियां हैं जिन्हें आप अभी से विकसित करना शुरू कर सकते हैं ताकि आने वाला जीवन न केवल सुरक्षित हो बल्कि आनंद, उत्साह और एक मकसद से भरा हो।